हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखो बच्चों, आज अपन बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अब मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर आप कह सकते हो। काइनेमेटिक्स को हटाते हुए अगर अपन देखें तो एनएलएम फ्रिक्शन 2 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। देखो नाम से पता लग रहा है बच्चों कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इससे डेफिनेट क्वेश्चन आता है। डेफिनेट इन द सेंस क्या होता है, मतलब एक्चुअल में अगर आप कभी भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखोगे तो ज़्यादातर आपको यही दिखेगा कि वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जब वो वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन उसमें पूछे हुए रहते हैं, इनडायरेक्टली देखो इसके अंदर हर एक चीज़, चाहे वो वर्क की कैलकुलेशन हो, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी हो, चाहे वहाँ पे एनर्जी की कैलकुलेशन हो, हर तरीके की चीज़ जो होती है वो वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। तो अपन इसके अंदर वर्क पावर एनर्जी के अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे और अप्लाई करने का तरीका, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में ही मैक्सिमम पार्ट जो होता है, आगे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर्स होंगे, उनके अंदर वो चीज़ लगेगी ही सही। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ना, अब इंटरकनेक्टेड है। अब देखो अपन एनएलएम फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं ना, तो वो एनएलएम फ्रिक्शन का जो काम है वो इसमें आएगा। ठीक है, फिर एनएलएम फ्रिक्शन का काम वर्क पावर एनर्जी में आया, फिर वर्क पावर एनर्जी का काम आएगा किसमें, सर्कुलर मोशन में। फिर सर्कुलर मोशन से जैसे ही आप जाओगे तो फिर अपन आएंगे सेंटर ऑफ मास में, तो सेंटर ऑफ मास में भी फिर उसका काम आने वाला है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो अपने को सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि बीच में आप लोग ऐसा हो जाओ कि मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया या वो चैप्टर छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने को वर्क पावर एनर्जी को भी पूरा कंप्लीट करना है, जैसे एनएलएम फ्रिक्शन किया। और अभी देखो होमवर्क कम रहेगा, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी जो एनएलएम फ्रिक्शन है उसके डाउट भेज दें, ताकि अपन उसका डिस्कशन कर लें और उसके बाद आप वर्क पावर एनर्जी के होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ। चलो तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, नाम से पता लग रहा है कि मुझे पहले ये पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्क। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वर्क इन द सेंस, आप लोग करते भी होंगे। आपको घर वाले बहुत सारे इधर उधर के काम भी बताते हैं कि जा ये वो लेके आ, जा वो लेके आ, ऐसे बहुत सारे तरीके के अलग अलग तरीके के काम होते हैं। पर आपने देखा होगा 9th में जब आपने पढ़ा होगा, तो 9th के अंदर आपसे अगर वर्क की डेफिनेशन की बात करें तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? हमारे को तो सर ये सिखाया था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। की अगर आपने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ से जो क्वांटिटी निकल के आती है उसे ही वर्क कहते हैं। पर ऐसा नहीं है बच्चों। जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर अपन बात करें कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो, आपने उसके पहले 9th में जो क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। पर अपन 11th के अंदर वेक्टर जैसा चैप्टर पढ़ चुके हैं, और वेक्टर के अंदर हमने देखा है कि दो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उनके बीच में एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि अगर अपन फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट कहीं और डायरेक्शन में हो रहा हो, जिसकी वजह से वर्क की कैलकुलेशन करनी पड़े, तो हमेशा ये ध्यान में रखना वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका जो कंपोनेंट आ रहा है, फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या चीज़ बोली? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसका और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? वर्क के लिए। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट आने वाला है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों? एक सिंपल सी चीज़ है भाई। अगर मान लो अगर अपने से बोला जाए कि जैसे मैं एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। मान लो अगर अपन कभी चल रहे हैं, जैसे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसे कुछ रेगुलर एग्जांपल्स में अपन देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक सूटकेस लिया, उसको लेके खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या वर्क किया? आप डेफिनेशन के हिसाब से तो कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, तो आपने तो कोई वर्क ही नहीं किया। पर हमें तो पसीने आने लग जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बहुत देर तक अगर कोई लोड लेके खड़ा कर दिया जाए कि ये लो चलो ये पकड़ो सामान और इसको यहाँ पकड़ के खड़े रहो, तो आप लोग देखोगे थोड़ी देर बाद आपके हाथों में पेन होने लग जाएगा, या फिर आपके स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न इसके पीछे क्या हुआ? एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंसेस कहाँ आते हैं बच्चों? हमें वहाँ पे
वर्क इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट से नहीं दिखता है कि अपन ये देखते हैं कि हम तो कहीं मूव करें नहीं, फिर सर वहाँ पे वर्क कैसे आया। वर्क जो भी नहीं आप करो, वर्क में जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे आपने जहाँ पे भी लोड को हैंग किया वहाँ पे क्या होता है, टेंशन होने की वजह से ब्लड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। किसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है? ब्लड का। जैसे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, मान लो एक कोई भी पर्सन है, उसको धूप में खड़ा कर दिया जाए एक स्टैटिक कंडीशन में है ना, तो वर्क तो क्या आना चाहिए वहाँ पे? ज़ीरो। पर वो वर्क ज़ीरो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर धूप में खड़ा है वो इंसान, तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी क्या, आप ये देख लो ना, 2-3 मिनट बाद ही उसको स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कमजोरी फील करेगा। रीज़न उसके पीछे, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हुई है। एनर्जी तभी लॉस हुई होगी जब आपने कुछ ना कुछ वर्क किया, जबकि वो तो स्टैटिक कंडीशन में, तो फिर वर्क कैसे हो रहा है? एक्चुअल में जब सनलाइट उस पर गिर रही है, तो जो पार्ट सनलाइट जहाँ जहाँ पे गिर रही है वहाँ का पार्ट जो है वो हाई टेम्परेचर को गेन कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। और ब्लड का मूवमेंट की स्टार्ट होने की वजह से ब्लड का वहाँ पे वर्क हो रहा होता है। वो वर्क ही फिर क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ नेचुरल फिनोमिनास है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आपको उसका तो जीरो दिखेगा, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे एनर्जी या वर्क जरूर आ रहा होता है। जैसे मैं आपको कहूँ, पेड़ तो कहीं जाते नहीं है ना, पेड़ तो कहीं जाते नहीं। ऐसा तो नहीं होता है कि अपन कहीं पे किसी जगह पे पेड़ लगाया, देख रहे हैं कि बड़ा होगा बड़ा होगा, एक दिन बड़ा हुआ पर दूसरी कॉलोनी में जाके बड़ा हो गया कि अच्छा यहाँ, तब तो समझ में भी आता है कि अच्छा सर यहाँ से वहाँ गया तभी तो वर्क किया, तभी तो उसको एनर्जी मिली। पर आपने देखा होगा जहाँ आपने पेड़ लगाया था वो वहाँ का वहीं था, उसी जगह पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। कारण उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है। सिंपल सा रीज़न क्या है बच्चों? एक्चुअल में जब आप उनको वाटर वगैरह उसको सप्लाई कर रहे होते हो, तो वो वाटर वहाँ पे जो पेड़ है वो उस वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तो एक्चुअल में वहाँ मूवमेंट किसका हुआ? वाटर का। तो वहाँ वर्क किसका हो रहा है? अगर अपन वर्क की बात करें तो वर्क कौन कर रहा है? वो वाटर जब ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है तो वहाँ वाटर का वर्क हो रहा है, जो ही उसको क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के फिनोमिनाज होंगे जो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन? पहली हेडिंग जो है हमारी वो है वर्क। अब वर्क में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जैसे मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स आपने ऐसे लगाया F, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है थीटा एंगल पे। तो हमने क्या बोला कि दो चीज़ें हैं भैया। अब देखो, इससे और इससे दो चीज़ निकाली जा सकती है। क्या निकाली जा सकती है? एक तो ये करो कि हाँ, आपने देखा कि ये फोर्स है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, जो है कितना? F cos थीटा, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? F sin थीटा। ठीक है, तो अपन वर्क की डेफिनेशन के अंदर अगर देखें तो क्या होगा? F cos थीटा के लिए क्या लिखोगे भैया? F cos थीटा के लिए लिखने वाले हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क कैलकुलेशन। रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क कैलकुलेशन। रीज़न उसके पीछे अगर अपन देखें, कारण क्या है? ये सिंस इट इज in the direction of displacement। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे आएगा। और अगर अपन बात करें किसकी? F sin थीटा की, तो F sin थीटा की क्या हो जाएगा? नॉट रेस्पॉन्सिबल for work calculation, not responsible for work calculation. Reason, it is perpendicular to displacement। क्या है? डिस्प्लेसमेंट से ये क्या है? परपेंडिकुलर है।
इस वजह से यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो फिर सेकेंड वाला केस आपने सर क्या बताने की करी? सेकेंड वाले केस में बच्चों जैसे यहाँ पे अगर आप कह रहे हो ना, तो अब यहाँ देखो, जरूरी नहीं है कि आप फोर्स के कंपोनेंट करो। अब मैंने ये चीज़ क्या बोली, जरूरी नहीं है कि आप फोर्स के कंपोनेंट करो। तो क्या करें, आप डिस्प्लेसमेंट के भी कंपोनेंट कर सकते हो। एक कंपोनेंट इसका आ गया एस कॉस थीटा, और ये क्या आ गया एस साइन थीटा, ये आ गया एस साइन थीटा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एस कॉस थीटा जो होगा क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क calculation since it is in the direction of force। क्या हो गया, ये जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में। अगर अपन बात करें एस साइन थीटा की, तो एस साइन थीटा क्या है, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। ठीक है, रीजन इसके पीछे इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन से ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सर कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं, अगर फर्स्ट केस के हिसाब से डेफिनेशन कहें तो क्या कहोगे, द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट of force in the direction of the product of component of force in the direction of displacement to the displacement is called as work। ठीक है, फर्स्ट से तो क्या चीज पता लगी कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो वर्क कंपोनेंट होगा उसका और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो। और दूसरे से अगर मैं कहूं तो क्या होगा, दूसरे से ये पता लग रहा है द प्रोडक्ट ऑफ displacement in the product of component लिखना चाहिए यहाँ पे अपने को, है ना। component of displacement in the direction of force to the force is called as work। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या चीज़ बोली कि यहाँ पे जो भी आप कंपोनेंट करने जा रहे हो ना भाई, वो कंपोनेंट के अंदर अपने को क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे इसके लिए अगर अपन ने बात करी तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि ये एफ कॉस थीटा और एस का मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं ये लिखूंगा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो इसको W को लिखा जाएगा तो ये आया एफ एस
कॉस थीटा, और अगर और सही से लिखे तो ये आया W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, क्योंकि ये देखो वैसे ही आया है जैसे क्या था डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा था। डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था कि अगर ए बी कॉस थीटा लिखा होता है तो ए डॉट बी लिख देते ना। तो यहाँ से देखो ये एफ एस कॉस थीटा है तो इसको क्या लिख दोगे एफ डॉट एस। अब यहाँ से लिखोगे तो क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ और किसका प्रोडक्ट एस कॉस थीटा का। तो यहाँ लिखूंगा तो क्या आ गया, ये आ गया एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ से W की बात करूँ तो यहाँ आ गया एफ डॉट एस, यानी ये चीज़ हमारे को पता लग गई कि एफ डॉट एस दोनों से ही सेम आ रहा है। तो अपन किसी से भी कैलकुलेशन करें कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग डेफिनेशन को बिल्कुल करेक्ट रखोगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल की फॉर्म में अगर अपन समझना चाहें तो एग्जांपल क्या लिखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया, या अपन इसमें पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फिर उन क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फर्स्ट, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, work is a scalar quantity, does not depend on direction, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो तो एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है, इसका मतलब वहाँ पे डायरेक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। तो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क तो आएगा जैसे ये फोर्स और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ एफ क्या लिखोगे, एफ एस कॉस 0, तो यहाँ कितना आ गया एफ एस, ये W जो आपने 9 तक पढ़ा होगा, ठीक है। जीरो वर्क का मतलब क्या हो गया कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया फोर्स। कहीं पे भी कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी बना सकते हो, F यहाँ भी बना सकते हो। तो यहाँ देखेंगे तो W की वैल्यू क्या आ गई, एफ एस कॉस 90, तो यहाँ W की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 आ चुकी है। और नेगेटिव वर्क की बात करें मैक्सिमम की, तो यहाँ पे F और यहाँ पे S दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे W जो लिखोगे वो आएगा एफ एस कॉस 180, यानी W की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ एस। तो मिनिमम वर्क तो होता है माइनस एफ एस, फिर होता है 0 अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो, और तीसरा कौन सा हो गया, मैक्सिमम वर्क अकर होगा कब, जब दोनों ही कहाँ पे होंगे, दोनों जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अब सभी बच्चों को अगर ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक की जो मैंने बताई, तो मुझे कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दें जल्दी से। आज बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कुणाल, हिमांशु, निकिता, स्नेहा, आर्यन, भाई इतना लेट क्यों? जल्दी से कमेंट के थ्रू मेरे को रिप्लाई करो। समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दें। जल्दी से बेटा, अभी सब बताऊंगा मैं, टेंशन फ्री रहो। बस अभी पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ तक का पार्ट समझ आया या नहीं आया। अभी मैंने पॉइंट लिखाना ख़त्म नहीं किया है,
ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो दो चीज़ें तो अपन ने देखी कि यहाँ पे वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरी चीज़ अपन ने यहाँ पे क्या देखी कि मैक्सिमम वर्क तो कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। और 0 वर्क कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री पे होगा। यानी कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ से क्या चीज़ पता लग रही है कि सारी जो डिपेंडेंसी है वो दोनों के बीच के एंगल पे, किस पे है, दोनों के बीच के एंगल पे है। चलो देखो यहाँ पे, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन। तो थर्ड पॉइंट का क्या कहना है, देखो एक और चीज, अब अगर अपन डिपेंडेंसी देखें वर्क की, तो किस पे है, फोर्स पे भी है, डिस्प्लेसमेंट पे भी है और एंगल पे भी है। एंगल पे तो हमने देख ही लिया कि मैक्सिमम मिनिमम एंगल ये सब अपन उसी से डिसाइड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंसी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक टाइम ड्यूरेशन पे डिफाइंड होता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के जो शॉर्टेस्ट पाथ पे है उस पर डिपेंड करता है। अब इंस्टेंटेनियस पे तो अगर अपन देखेंगे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर अपन ऐसे कहें कि इंस्टेंटेनियस वर्क बताओ, तो इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई भी क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी। तो अगर अपन यहाँ पे कहें तो थर्ड पॉइंट क्या है कि सिंस डिस्प्लेसमेंट defined for a particular time interval, displacement defined for a particular time interval and instantaneous displacement does not exist since it is the shortest path between 2 points। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट के बीच का अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है और वो दो जो पॉइंट होंगे वो अगर थोड़े थोड़े दूर होंगे तभी तो ये सारी चीज़ होगी। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो अपन ऐसे कह सकते हैं वर्क इंस्टेंटेनियस डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर मेरे को बोला जाए कि इस इंस्टेंट पे वर्क बताओ तो अपन कभी नहीं बता सकते। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्क जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब हमें दिख रहा है कि वर्क जो होता है वो किस पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे, जैसा अपन देख रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक रेफरेंस क्वांटिटी होती है। मतलब जैसे मैं आपसे एक सीधी सी बात कहूँ, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे ये है एक ग्राउंड है जिसके अंदर ये पॉइंट है ए, और अगर मैं कहूँ एक पॉइंट है बी जो मिड पॉइंट है और आपके सी। अगर मैं कहूँ कि कोई पार्टिकल ए से सी पे जाता है बी के थ्रू होते हुए, तो अगर मैं कहूँ कि बी के रेस्पेक्ट में वर्क बताओ तो आप डिस्प्लेसमेंट ये वाला लोगे, और ए के रेस्पेक्ट में बताओ तो वर्क जो होगे वो ये लोगे, है ना। तो हमने देखा कि दोनों के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। यानी जब ये सारी चीज़ जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब वर्क भी किस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इफ ए पार्टिकल मूव फ्रॉम A to C from B, then
वर्क फॉर ए, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा S2, और वर्क फॉर बी, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा S1। तो हमने देखा दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, यानी इसके लिए जो वर्क होगा वो अलग होगा, इसके लिए वर्क जो होगा वो अलग होगा। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि वर्क जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अपन उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क की कैलकुलेशन करनी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है ना वो अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने जो आप लोगों को कहा था कि अपन वो वाले पॉइंट्स देखेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर अपन ये वाले पॉइंट्स देखें, जैसे एक क्वेश्चन हमारे को दे दिया, वाई ए पर्सन स्टैंडिंग outside in summer get sweating, तो वहाँ अगर अपने से पूछा जाए वर्क किसका होता है, तो वर्क के लिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस person is standing and his displacement is 0, but person is standing and his displacement is 0, but the blood is moving due to high temperature gain from sunlight and work is done by blood, that's why। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक। दूसरा अगर मैं कहूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्री इज 0, then why they grow। तो वहां पे रीजन क्या लिखोगे, इन ट्रीज द वर्क इज डन बाय वाटर सिंस it is moved from ground to upper part and done work and supply energy। ठीक है ना। थर्ड अगर मैं कहूँ, जैसे मान लो हमारे से बोल दिया जाए कि ये एक आदमी है, ठीक है ना, इसने एक बैग ले रखा है पैसों का और ये ऐसे जा रहा है, कैसे, ग्राउंड पे जा रहा है ऐसे, ठीक है ना।
आपसे पूछा हुआ है कि देखो सर, इस जगह पे यहाँ पे ये जा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो इधर की तरफ है, और इसका वेट जो लग रहा होगा mg वो इधर की तरफ है। तो फिर अगर अपन कहें इसका मतलब नो वर्क इज डन बाय मेन, इज इट ट्रू? क्या ये सही चीज़ है कि यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि इस जगह पे जब ये मूव कर रहा है, जब अपन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये वाला जो हैंड है, द हैंड इन विच he is holding the bag, tension develop, which provide work to blood. Here work of mg is 0, but work of blood, या अपन ऐसे कह सकते हैं वर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस, वर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज नॉन जीरो। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो भी फिनोमिना हो रहे होते हैं वो इस कारण होते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत वर्क का इंट्रोडक्शन। अब अपन सभी फोर्सेस की वजह से वर्क कैलकुलेशन देखेंगे। आपका काम क्या है, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है या कुछ मन में कोई बात रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को सब समझ में आ गया है तो कृपया करके इस रिप्लाई कर दें। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई कर दें। ये तीनों क्वेश्चन, अभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। सोचने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया ही कि किस तरीके से यहाँ पे सोचते हैं। जल्दी से सभी बच्चे अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट के थ्रू मुझे रिप्लाई कर दें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट कि अब तो चलो आपने ये तो बता दिया कि वर्क ये है, पर क्या सब में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाना है क्या? तो ऐसा नहीं है बच्चों। अब अपन देखेंगे वर्क बाय डिफरेंट फोर्सेस। क्या देखेंगे? वर्क बाय डिफरेंट फोर्सेस की अलग अलग जो फोर्स होते हैं उनकी वजह से वर्क किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि इस वाले सेक्शन के अंदर अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें कुछ ऐसे फोर्स भी होते हैं जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करते, और कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं ना। तो अपन अब जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग हमारी क्या है? वर्क डन by different
फोर्सेस, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। इसमें पहली हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली हेडिंग हमारी है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क, क्या अलग अलग पाथ की अलग अलग चीज के लिए ये सारी चीज अलग होगी क्या? अब देखो ध्यान से समझना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है बच्चों प्लस माइनस mgh। क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लस माइनस mgh। पर आपको करना क्या है? करना ये है, मेक द हॉरिजॉन्टल लाइन एट पॉइंट where particle is at initial position। क्या है? पार्टिकल जो है वो जो इनिशियल पोजीशन पे है वहाँ पे वो क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। दूसरा, मेक द हॉरिजॉन्टल लाइन at point where particle is at final position। जो फाइनल पोजीशन है जहाँ पे वो है, ठीक है। थर्ड, टेक द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन them which will give the height h। जो आपने यहाँ पे mgh लिखा हुआ है ना, उस mgh के अंदर जो हाइट है वो कहाँ से दी जाएगी? ये इससे दी जाएगी। इसका मतलब एक्चुअल में मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों? क्या चीज़ पता लगी मुझे ये चीज़ पता लगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर अपन देखें तो क्या चीज़ पता लगी? वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, work done by gravitational force does not depend on the path through which the particle is taken। पार्टिकल को आपने किस पाथ से लेके गए हो उससे कोई मतलब नहीं है। इफ द गैप इज सेम देन वर्क विल बी सेम। ये पॉइंट ध्यान में रखना बच्चों कि अगर दोनों के बीच का जो गैप है अगर वो सेम है तो वहाँ पे वर्क डन जो होगा वो सेम होगा। मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक बॉल है। क्या है? ये एक बॉल, ये इसका सेंटर, यहाँ पे एक ब्लॉक है, आपको बोला हुआ है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये ब्लॉक का मास है m। ठीक, ये बोला हुआ है स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो वर्क डन बताना है आपको। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी
B2C एंड A2C। अब देखो मैं पहला केस बनाता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, ये सेंटर यहाँ था तो यहाँ के डायरेक्शन में आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, खींच दी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये तो हमारी हो गई इनिशियल वाली। ये ए डैश लाइन अगर क्लियर नहीं दिखे तो ये मैंने डार्क बना दी, ये तो इनिशियल। या अपन देख रहे हैं फ्रॉम A टू B के लिए इनिशियल पॉइंट, है ना। अब उसके बाद कहाँ पहुँच गया ये, इस जगह पे। इसके लिए मैंने क्या बना दी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। इनके बीच का गैप कितना है, इसकी रेडियस के इक्वल। भाई शॉर्टेस्ट गैप देखना है ना मुझे, तो शॉर्टेस्ट गैप यही हुआ। अब आपको क्या करना है कि प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये जब नीचे आएगा तो mg भी नीचे, mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे थीटा जो आया वो क्या आया, 0 डिग्री आ गया। तो वर्क की जब अपन बात करेंगे तो प्लस mg r आ गया। क्या आ गया, प्लस mg r। अब देखो सेकंड केस के अंदर में देखो, अब जब ये B2C जाएगा तो यहाँ पे B2C के अंदर क्या जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। ये B और D की बात कर रहे हैं, फ्रॉम B टू D। तो जब B टू D की बात करोगे, यहाँ पे भी D कर लेना है ना। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो B पे है तो ये हमने लाइन खींच दी, ठीक है। और अगर D पे है तो D पे भी हमने लाइन खींच दी। ये तो हो गई फाइनल पोजीशन, है ना। और ये क्या हो जाएगी, इनिशियल। अब यहाँ पे भी अगर आप गैप देखोगे तो क्या, रेडियस। पर अब यहाँ ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि B से C की तरफ जाओगे तो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। यानी वर्क की मैं बात करूं W तो आएगा माइनस mg r, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 180 डिग्री आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसके लिए, फ्रॉम A टू D। अब A टू D हो गया तो इसका मतलब ये C और ये D। सबसे पहले मैंने ये लाइन बनाई, इनिशियल के लिए अपन यही बना रहे हैं, फाइनल के लिए भी यही लाइन बनेगी। तो आपने देखा इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, नो गैप बिटवीन देम, नो गैप बिटवीन देम। तो W क्या आ जाएगा, 0। सीधा सा कह दो, अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे जो वर्क आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है बच्चों। समझ में आ गई आप लोगों को कि इस जगह पे अपने को क्या ध्यान में रखना है। ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल कराता हूं जिससे और एक और चीज़ आपके क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन भी है। पॉपुलर क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं ये 5 बॉल है, एक को तो मैंने ऐसे फेंका, एक को मैंने ऐसे फेंका, एक को मैंने ऐसे फेंका, एक को मैंने ऐसे फेंका और एक को मैंने ऐसे फेंका। A B C D E 20 20 20 20 20 एंगल आपको दे देंगे, या हाइट आपको दे देगी कि 20 मीटर है, ठीक है। और मास सबके जो है वो 5 kg दे रखे हैं, ठीक है। एंगल इन सबके, इसके भी 37 डिग्री दे दिया और इसका भी 37 डिग्री दे दिया हॉरिजॉन्टल से। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे ये बताओ
कि जहाँ से फेंके गए थे क्या इसके अलोंग मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इनिशियल पॉइंट जहाँ से सबको फेंका गया, ये बिल्डिंग की हाइट, ये तो मैंने अलग अलग जगह पे बताने के लिए बताया, बाकी ये इस जगह से ही आपने सबको फेंका है, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई। क्या ग्राउंड पे गिरेंगे तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल पॉइंट। तो दोनों के बीच का गैप क्या है, 20 है ना। अब देखो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, जिसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। अब वो आप कितने एंगल से फेंक रहे हो, क्या कोई ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो अगर मैं कहूँगा तो वर्क तो सबके लिए प्लस mgh यानी प्लस 5 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी 20, कितना आ गया भैया 1000 जूल, ये आ चुका है। तो अपने दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना। क्या कंफ्यूजन, कि यहाँ पे जब ये नीचे आए तो अलग अलग वेलोसिटीज, आप अलग अलग एंगल थे, पाथ अलग थे, पर फिर भी तो यहाँ पे आए तो ग्राउंड पे आए ना, तो ग्राउंड पे आए तो सबके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सेम। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सबके लिए वर्क भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया हो तो कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दें जल्दी से। क्या कह सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि यूनिट ऑफ वर्क जो है ना, ये अपने हेडर पे कहीं पे लिख लेना, इज जूल। एसआई, तो एसआई यूनिट जो है वो तो क्या होती है, जूल। पर अपन ये भी कह सकते हैं कैलोरी, है ना, या फिर अर्ग, ये दोनों भी क्या है, यूनिट ऑफ जूल है। ठीक, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अगर मैं कहूँ कि एक कैलोरी तो वो होता है 4.2 जूल। इक्वलेंट एनर्जी जो होती है ना, ये 1 कैलोरी तो किसके इक्वल होती है, 4.2 जूल के। ठीक है, और ये अर्ग जो होता है ना, वो लिखते हैं अपन CGS सिस्टम में, ये तो हो गया MKS और ये क्या हो गया CGS। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये जब मेजरमेंट का स्केल होता है तो उसकी यूनिट होती है जूल, और जब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है तो उसके अंदर ये क्या होती है, अर्ग। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर अपन कन्वर्ट करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। क्या आ जाएगा, 10⁷ अर्ग। ये अपने को ध्यान में रखना है। कैसे आता है ये अच्छा कन्वर्जन मैं आपको करना बताऊंगा, जो अपन यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे, थोड़ा अपन चैप्टर्स आगे हो चुके होंगे तो अपन यूनिट डायमेंशन के अंदर ये सारी चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हमारे को ये कैलकुलेशन करनी। ठीक है ना, यूनिट डायमेंशन में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये अपन ने आज देखा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने एक चीज़ क्या देखी, अगर नोट पॉइंट मुझे लिखना है तो नोट पॉइंट ये लिख सकता हूँ क्या, कि इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन at any angle with any velocity if he return to same point or along same horizontal line, the work done by gravitational force is 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा, ये वही बताया ना कि एक पॉइंट, जैसे मैं कहूँ कि ग्राउंड से आपने किसी को फेंका किसी एंगल पे, अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया तो यहाँ से यहाँ तक गया था, तो इस जगह से इस जगह तो क्या हो जाएगा -mgh, और यहाँ से यहाँ तक अगर कहें तो +mgh, तो नेट वर्क डन क्या हो गया, 0। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्क डन
बाय ग्रेविटेशनल फोर्स may be positive, negative and zero। और सिस्टम पे ज़रूरी नहीं कह सकते कि अपन ये जीरो होगा, क्योंकि कुछ फोर्सेस होते हैं जिनका इंटरनल फोर्स का काम करते हैं, जैसे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, उनका सिस्टम पे वर्क डन जीरो होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ये कभी क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि टेंशन फोर्स का वर्क डन कैसे निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन का कैसे निकालना है, फ्रिक्शन का कैसे निकालना है, वेरिएबल फोर्स का कैसे निकालना है, सूडो फोर्स का कैसे निकालना है, ठीक है। चलो।